दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि सीजन 2 के लास्ट में गुड्डू भैया और गोलू मिलके मुन्ना भैया को मार दिए थे और उन लोगों ने कालीन भैया को भी काफी गोलियां मारी थी। लेकिन उसके मरने के पहले जौनपुर का सरहद कालीन भैया को गाड़ी में डाल के वहाँ से ले जा लेता है, लेकिन किसी को भी इसके बारे में नहीं पता होता। जिसके बाद मिर्जापुर में गुड्डू भैया का राज हो जाता है, लेकिन ये अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ था। इसीलिए अब यहाँ से सीजन 3 की कहानी शुरू होती है, जहाँ हम देखते हैं कि मुन्ना भैया का अंतिम संस्कार किया जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर उनकी पत्नी के अलावा और कोई भी नहीं होता। और जैसा कि हम जानते हैं कि मुन्ना भैया की पत्नी माधुरी प्रदेश की मुख्यमंत्री भी होती है, इसीलिए वो जनता के भय को देखते हुए कहती है, भले इस गैंग वॉर में मेरे पिता और पति मारे गए, लेकिन मैं आप लोगों का भरोसा जीतने के लिए भय मुक्त प्रदेश जरूर बनाऊंगी। इस पर माधुरी का जो सेक्रेटरी होता है वो कहता है कि सभी के मरने के बाद मिर्जापुर की गद्दी पर तो गुड्डू का ही राज होगा, इसीलिए हमें उसे मरवा देना चाहिए। इस पर माधुरी कहती है कि कितने आदमियों को मरवाओगे, इससे अच्छा है कि हम गद्दी को ही खत्म कर दें। अब इसके बाद हम कोर्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर गुड्डू भैया के फादर यानी कि वकील जी, जिन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए एसपी की हत्या कर दी थी, इसी बात का पछतावा करते हुए वे कोर्ट से अपने जुर्मों की सजा चाहते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत न होने की वजह से जज साहब उन्हें 15 दिन की रिमांड के लिए भेज देते हैं, ताकि इतने दिनों के भीतर सबूत को जुटाया जाए। लेकिन जब वकील जी को ले जाया जा रहा होता है, तभी रास्ते में गुड्डू भैया आके गाड़ी को रुकवा लेते हैं, जिसके बाद अपने पिता से मिल के कहते हैं कि आप चाहें तो इस जुर्म को मना भी कर सकते हैं और इसके लिए आपको ज्यादा पछतावा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं आपकी जगह किसी मुजरिम को जेल भेज दूंगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि वकील जी एक बहुत ही ज्यादा स्वाभिमानी टाइप के इंसान है, इसीलिए वो कहते हैं कि जो मैंने किया है वो बिल्कुल ही गलत है, इसलिए मैं अपनी कर्मों की सजा भुगतूंगा। जिसके बाद वो गुड्डू से कहते हैं कि थाने में जाके मेरी स्कूटर ले आना, और फिर पुलिस वाले वकील जी को लेके वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री माधुरी से मिलने के लिए वहाँ पर जौनपुर का सरहद आता है, जो कि एक प्रकार से माधुरी को सिंपैथी देने आया था, और वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपके लिए मुश्किल घड़ी है, इसीलिए मेरा सपोर्ट हमेशा ही आपके साथ है। लेकिन इस पर माधुरी कहती है कि सपोर्ट की जरूरत मुझे नहीं आपको है, क्योंकि मैंने एक निर्णय लिया है जो कि भय मुक्त प्रदेश का है, जिसमें हम प्रदेश की पूरी गुंडागर्दी को खत्म करेंगे और इन सब में आपका भी नाम है। अब ये सुनकर शरद वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो जाने से पहले बहाने से पूछता है कि क्या कालीन भैया मिले, जिस पर माधुरी कहती है कि खोज अभी जारी है। इधर हम देखते हैं गोलू को, जो कि अपनी टीम के साथ प्रदेश के एक इलाके में कालीन भैया को ढूंढ रही होती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि उसी मोहल्ले का एक बंदा उस पर नजर बनाया है। गोलू का एक खबरी होता है जो कि कालीन भैया कहाँ है ये बताता है, और ये देखते ही गोलू उस घर में चली जाती है, लेकिन अंदर जाते ही वो देखती है कि वो कालीन भैया नहीं होते, बल्कि ये तो चाचा भतीजा होते हैं, जो कि जमीन के विवाद के लिए लड़ते हैं। जो देखकर गोलू का बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो इन दोनों को धमका के कहती है कि जमीन को आपस में बराबर बांट लो, नहीं तो मैं तुम दोनों को ठोक के जमीन अपने नाम कर लूंगी। अब यहाँ पे तो कालीन भैया नहीं होते, इसलिए यहाँ से वो जाने लगती है, लेकिन वो बच्चा जो कि इन पे नजर बनाए रखा था, उसने अपने एरिया के सभी को जाके बता दिया, जिस वजह से गोलू और उसकी टीम को सभी लोग वहाँ पे घेर लेते हैं। जिसके बाद वहाँ पे आता है उस एरिया का बाहुबली, जो कि गोलू के सामने सबसे पहले उसी बंदे का गला काटता है, जिसने कि उन सबको कालीन भैया के बारे में बताया था। अब ये देख के गोलू उस बाहुबली से कहती है कि हम लोग यहाँ पे किसी को ढूंढने आए थे और मैं गुड्डू भैया की साथी हूँ। जिस पर वो बाहुबली कहता है कि तुम भले ही किसी भी साथी क्यों ना हो, तुम लड़की हो इसीलिए तुम्हें छोड़ दिया जा रहा है, और अगली बार यहाँ कहीं दिखाई दोगी तो मार दी जाओगी। अब गोलू और उसकी टीम वहाँ से सुरक्षित वापस तो आ जाती है। जिसके बाद गुड्डू भैया पुलिस स्टेशन जाके अपने पिता का स्कूटर भी घर लेके आ जाते हैं, और फिर वो अपनी माँ से कहते हैं कि माहौल गर्म है और पापा भी घर पे नहीं है, इसीलिए आप लोग अब से मेरे साथ रहोगे। लेकिन उसकी माँ नहीं मानती और कहती है कि मैं यहीं पे रहूंगी, क्योंकि यही मेरा घर है। इधर माधुरी डीआईजी को बुला के कालीन भैया को ढूंढने का काम देती है, जिस पर डीआईजी कहता है कि हम तुरंत ही काम शुरू करते हैं। जिसके बाद हम एक झलक बीना और उसके बच्चे की देखते हैं। तभी वहाँ पे गोलू आ जाती है, जो कि काफी परेशान होती है, क्योंकि भले ही मुन्ना भैया मर गए हों और कालीन भैया भले ही गायब हों, लेकिन अभी तक ये ऑफिशियल नहीं हुआ कि मिर्जापुर की गद्दी कौन संभालेगा। इसीलिए पश्चिम और पूरब के जितने भी बाहुबली होते हैं वह सब गद्दी को पाने के लिए षड्यंत्र रच रहे होते हैं। इसीलिए जल्दी ही गोलू और गुड्डू भैया को जल्दी सीट के लिए कुछ करना होगा। इधर हम देखते हैं शरद शुक्ला को, जो कि प्रदेश के अन्य बाहुबलियों को बुला के उन्हें अपनी तरफ तो करता ही है, और साथ में ये भी कहता है कि गद्दी गुड्डू को नहीं मिलना चाहिए, और इसके लिए हमें कालीन भैया के प्रति सिंपैथी दिखाना होगा। अब इन्हें अपनी तरफ करने के बाद शरद शुक्ला कहता है हमें प्रदेश के और भी बाहुबलियों को अपनी तरफ करना होगा। अब ये मीटिंग खत्म होने के बाद शरद की माँ कहती है जंगल में भले ही शेर राजा होता है, लेकिन उसे अपनी मौजूदगी समय समय पर बताना चाहिए। अब इस बात को शरद समझ जाता है, इसीलिए वो अगले दिन मुनव्वर मियाँ के पास जाता है, जो कि सभी बाहुबलियों की बैठक कराता था। यहाँ पर जाने के बाद शरद मिर्जापुर की गद्दी के बारे में बात करता है, और मुनव्वर कहता है कि ये तो सभी बाहुबलियों की वोटिंग से तय होगा, या फिर कालीन भैया के मिल जाने के बाद। अब ये सुनकर शरद वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं गुड्डू
गुड्डू भैया को, जिसका पैर अब ठीक हो चुका था। और तभी उसका आदमी उसे आके बताता है कि प्रदेश के जितने भी बाहुबली हैं मिर्जापुर की गद्दी पर अपना मुखिया चुनने के लिए अगले 2 दिनों में आजमगढ़ में अपने मीटिंग रख रहे हैं, जिसमें सभी बाहुबली वोट करके अपने मुखिया को चुनेंगे और चुनने के बाद वही होगा मिर्जापुर का असली राजा। लेकिन इस मीटिंग में केवल एक ही बंदा जा सकता है, जिस पर गुड्डू कहता है कि ठीक है गोलू तुम चले जाना। लेकिन गोलू से समझाती है कि वहाँ पर सभी बाहुबलियों की मीटिंग हो रही है, इसीलिए अगर तुम्हारी जगह मैं वहाँ जाऊंगी तो गद्दी पे बैठने का नियम तो टूटेगा ही, बल्कि उन्हें ये भी लगेगा कि हम उनसे डर गए। अब इस बात को समझते हुए गुड्डू मान जाता है, जिसके बाद हम 2 दिन बाद बाहुबलियों की मीटिंग देखते हैं। और इस मीटिंग में गुड्डू नहीं आता है, जिस बात का फायदा उठाकर शरद शुक्ला कहता है कि अब तो त्रिपाठी खानदान में कोई भी नहीं बचा और तो और गुड्डू भी यहाँ पे नहीं आया, इसीलिए अब हमें वोटिंग करके मिर्जापुर के लिए चुन लेना चाहिए। लेकिन तभी इतने में वहाँ पे गुड्डू भैया की एंट्री होती है, जिसे देखकर सबकी वहाँ पे फट जाती है। और वहाँ पे आने के बाद गुड्डू शरद की बेइज्जती करता है कि किस तरह तुम्हें भीख में मुन्ना ने जौनपुर दिया था और अब तुम चाहते हो कि तुम्हें पूरा मिर्जापुर मिल जाए। इसके बाद भी गुड्डू कहता है कि जानते नहीं क्या कि हम किस तरह तुम्हारे पिता को का सिखा के मारे थे। इस पर शरद भी कहता है कि तुम भी तो कुछ दिन पहले तक कालीन भैया के लिए काम करते थे, लेकिन उसके बेटे ने तुम्हारे परिवार को ही मार दिया, जिनमें से एक तो ऐसा भी था जो कि अपनी माँ की कोख में ही मारा गया। अब शरद की इस बात से गुड्डू भैया को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों वहीं पे लड़ने लगते हैं, लेकिन इन दोनों को वहाँ पे किसी तरह से शांत किया जाता है। और ये देखने के बाद मुनव्वर मियाँ कहते हैं कि तुम दोनों में ही वो जज्बा है जो कि अगले मिर्जापुर की गद्दी को संभालेगा और इसके लिए तुम दोनों को अगले दशहरा तक अपने बाहुबली होने के वर्चस्व को साबित करना होगा, और जो ऐसा करने में सफल हो जाता है वही होगा किंग ऑफ मिर्जापुर। मीटिंग खत्म होती है और ये लोग घर जाने लगते हैं, लेकिन तभी गुड्डू भैया शरद को रोक के कहते हैं कि किसके दम पे इतना उछल रहे हो, जिसका जवाब शरद नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। लेकिन गोलू उसके हाव भाव से समझ जाती है कि जरूर हो ना हो इसके पीछे कालीन भैया का हाथ है और शायद इसने ही कहीं उन्हें छुपा के रखा होगा। और हम देखते हैं कि शरद ने सच में सिवान से 13 किलोमीटर दूर सभी की नजरों से छुपा के उनका इलाज करवा रहा होता है। और यहीं पर दोस्तों मिर्जापुर का पहला चैप्टर खत्म हो जाता है।